पेज नंबर निकाल दीजिए 96, 96 नंबर। देखिए, मुगल राजपूत संबंध प्रारंभ करने से पहले, नमस्ते भाई, 96 नंबर, ओके, 56 नहीं है सुरेश यादव जी, 96 नंबर पेपर है। सबसे पहले मुगल राजपूत संबंध यहां से प्रभावित होंगे वो खानवा का युद्ध है। आपको पीछे पढ़ा के आया हूं तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कंप्लीट में पढ़ा के बस उसी में मुगल राजपूत संबंध का टॉपिक बना के वहीं से मैंने मैटर उठाया है। खानवा का युद्ध वो था जो सब राजपूत नरेश हैं, राव हैं, वो सब एकजुट हुए थे और पाति प्रबंध प्रथा के नेतृत्व, महाराणा सांगा के नेतृत्व में पाति प्रबंध प्रथा के तहत सभी राजा राव एक साथ हुए। परिणाम उल्टा आया, हम युद्ध हार गए। इसको इतिहास परिवर्तन का युद्ध कहा जाता है, ये ध्यान रखो। इसके बाद दिल्ली में बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो यहीं से ये संबंध प्रारंभ होते हैं और इन संबंध को हम दो भागों में बांटेंगे। एक वो संबंध जो सहयोगात्मक रहेंगे, एक वो संबंध जो प्रतिरोधात्मक होंगे। दो प्रकार से बांटेंगे। कई बार आपको डायरेक्टली सवाल ही बनता है कि निम्न में से कौन से राजा हैं जिनके प्रति मुगलों के संबंध सहयोगात्मक रहे। फिर आपको 1 2 3 4 देके नीचे आपसे युगम बनवा लेता है। क्लियर? तो खानवा का युद्ध, ये युद्ध इतिहास में सत्ता परिवर्तन का युद्ध था। ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं सब बातों को, ठीक है। 17 मार्च 1527 खानवा का युद्ध हुआ। इसमें बाबर विजय हुआ और महाराणा सांगा की पराजय हुई। और 30 जनवरी 1528 को कालपी में महाराणा सांगा का निधन हुआ। छतरी उनकी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है और जो बसवा दोसा वाला है वो वहां चबूतरा है। ये युद्ध इतिहास का एक निर्णायक युद्ध था। आपको पढ़ाया गया था मेरा पाती प्रबंध प्रथा। पाती मांगना ये कंजर जनजाति से संबंधित है और पाती प्रबंध प्रथा, पाती प्रबंध प्रथा, पाती प्रबंध प्रथा, ये पाती प्रबंध प्रथा अलग है। कंजर जनजाति जब चोरी करने से पहले चौथ माता और हनुमान जी की आराधना करती है, उसे पाती मांगना कहते हैं। और खानवा के युद्ध में लड़ने के लिए गए, तो लड़ने के लिए तब गए तो अपने सभी अड़ोस पड़ोस के राजाओं को, रावों को जो चिट्ठी भेजी कि आइए हम किसी विदेशी शक्ति के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, उसे पाती प्रबंध प्रथा कहते हैं। और उस पाती प्रबंध प्रथा में हमने एकजुटता का परिचय दिया, किंतु फिर भी हम लोग हार गए। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है और वहां से 4-5 लाइन में लिख रखी है, उन्हें जरूर पढ़ेंगे हम लोग। स्थापना के साथ ही हिंदू धर्म और समाज में अनेक परिवर्तन आए। राजपूत राज्य हैं, उस राजपूत राज्यों पर तुर्कों का अधिकार शुरू होने लगा। राजपूत तुर्कों ने राजपूत कन्याओं से बलात् विवाह किया और उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया। राजपूत नरेशों ने भी चाहा कि भाई अपन शांति से जीवन व्यतीत करें, आराम से जीवन व्यतीत करें, हमारे ऊपर कोई आक्रमण ना हो, मुगलों की हमारे ऊपर कृपा बना रहे। तो इन्होंने भी, ध्यान रखें आप, राजपूत नरेशों ने भी अपनी पुत्रियां और पौत्रियों का विवाह मुगलों से करके अपने को सहज पाया। संकट आने पर राजपूत नरेशों से सहयोग प्राप्त करने के लिए मुगल लोग लालायित होने लगे। आप कहेंगे सर कैसे, इतिहास में उदाहरण देकर समझाएंगे? बिल्कुल समझा देता हूं। आपको मालूम है तब शेरशाह सूरी ने मेवाड़ पर, चित्तौड़ पर अटैक किया था, तो राजमाता कर्मावती ने, आपको मालूम होगा, हुमायूं को राखी भेजी थी और हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी। आपको मालूम होगा चित्तौड़ का द्वितीय शाखा आपने पढ़ा था, तो मैंने क्या कहा है कि जब कोई आक्रमण हुआ तो ललायित होने लगे भाई किस प्रकार से हम मुगलों का सहयोग लें। उदाहरण दे रखा मैंने, 1534 में मेवाड़ की राजमाता कर्मावती ने सहयोग प्राप्त करने के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी, लेकिन सहयोग से वंचित रह गई। इन सबका परिणाम यह हुआ कि धीरे 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 करके जो मुगलों का प्रभाव है वो राजपूताना प्रदेश में स्थायी तौर से जमने लगा और वहीं से फिर आपके ये धीरे धीरे मुगल राजपूत संबंध सामने आए। वास्तविक रूप से ये मुगल राजपूत संबंध जो प्रभावित हुए, वो जो धरातल पे आए, वो अकबर के समय आए। अकबर की जो नीति थी, उन्होंने राजपूतों से 2 प्रकार के संबंध स्थापित किए। नंबर 1, एक उनका सहयोगात्मक और एक उनका विरोध। और कौन विरोधी रहेगा, कौन सहयोग करेगा, इसको भी इन्होंने परखा। और आपको मालूम है मैंने आपको 1570 का नागौर दरबार करवाया था। उस नागौर दरबार में बहुत से राजाओं ने अधीनता स्वीकार की, बहुत से राजाओं ने अधीनता स्वीकार नहीं की। राव चंद्र सेन जी गए थे लेकिन उपस्थित नहीं हुए, वापिस लौट आए। तो कहने का मतलब यहां से संबंध जो प्रभावित होते हैं
वो अकबर के समय से होते हैं और ये संबंध दो रूप में चलेंगे। नंबर एक, सहयोगात्मक संबंध और आप लोगों के प्रतिरोधात्मक संबंध। ठीक है, अब देखिए अकबर और राजपूत, बहुत मेहनत के साथ मैंने नोट्स बनाए, बहुत मेहनत के साथ, आपके वर्षों बचेंगे, कम से कम 1 साल आप लोगों को मैं आगे ले जाके रख रहा हूं ये नोट्सों से। 1 साल दावा के साथ कह रहा हूं, 1 साल डायरेक्टली बचा रहा हूं आप लोगों का, ये ध्यान रखें आप लोग। अब बादशाह अकबर है, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे इस टॉपिक में हम। बादशाह अकबर है, ये उच्च कोटि का था, एक राजनीतिज्ञ था और दूरदर्शी सोच का शासक था। विशाल देश पर हिंदुओं के सहयोग के बिना शांतिपूर्वक शासन नहीं किया जा सकता था। युद्ध और शत्रुता से मुगल साम्राज्य का विस्तार नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने सुलह एवं कुल की नीति अपनाई। इन्होंने तय किया कि हमें परखना चाहिए, अगर इतने बड़े देश पे हमें शासन करना है, जो हिंदू राजा हैं, हिंदू शासक हैं, वहां हम राजपूत नरेशों यानी इनके सहयोग के बिना हम शासन नहीं कर सकते। उन्होंने सुलह एवं कुल की नीति, ठीक है आप आइए समझौता करें हम लोग, तो वो उसके लिए नागौर दरबार का आयोजन करवाएगा और पता लगेगा कौन अपना है और कौन अपना नहीं है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो राजपूत राजाओं से संबंध सौहार्दपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण रखने का प्रयास किया, उसके लिए नागौर दरबार का आयोजन करवाया। इन्हीं राजाओं के सहयोग से अन्य राज्यों पर भी विजय प्राप्त की। आमेर का भारमल था, आमेर का भगवंत दास था, आमेर का मान सिंह था, राजा थे ना, लेकिन हल्दी घाटी युद्ध का जो नेतृत्व संभाला वो किसने संभाला? मान सिंह ने संभाला। कई बार ये यहां आपके रणथंभौर गए, तो कहने का मतलब इन्हीं का सहयोग लेके इन्हीं के ऊपर अटैक करना। नुकसान हुआ तो इनको हुआ, फायदा हुआ तो हमें हुआ। अगर ये मारे गए तो राजपूत मारे गए, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपने कथन ही पढ़ा होगा हल्दी घाटी युद्ध में, बदायूं ने इनके बीच में एक वार्तालाप होती है, तब कहा जाता है कि भाई आप किस पक्ष का हिंदू मर रहा है? आपको पता है जो हिंदू हमारे साथ दे रहा है वो यहां युद्ध स्थल में मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, या उधर देखेंगे हम लोग माड़ प्रताप की तरफ लड़ रहे वो वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं। साहब जो मिला कि आप तो तीर चलाइए, चाहे हिंदू इधर का मारा जाए चाहे हिंदू इधर का मारा जाए, इस्लाम को तो लाभ ही होगा, ये ध्यान रखें लोग। तो अधिकांश राजपूतों को मित्रता के साथ अपने अधीन करना, इन्होंने जो प्रयास शुरू किया, राजपूत नरेशों की मनसा जानने का प्रयास किया। चिश्ती की दरगाह की जियारत की 1562 का जो समय था, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया इतिहास में, वहीं से मैंने पॉइंट बनाया, ये ज्यादा विस्तार से मैं नहीं पढ़ना यहाँ पे। 1562 में तब यहां से अजमेर की यात्रा पर निकले थे, जियारत पर निकले थे, तो दोसा होके गए थे। और मैंने आप लोगों को बहारमल में समझाया था कि तब ये सांगानेर से गुजर रहे थे, तो इनके मुलाकात किससे होती है? चगताई खां से होती है। मालूम है आपको? ये चाहता था कि भाई किस प्रकार के राजपूतों का व्यवहार रहेगा, और जैसे यही बहारमल अधीनता स्वीकार करता है तो इसको यहाँ चाल मिली, और फिर इन्होंने ये देखा कि भाई यहाँ के राजपूत नरेश हैं, इनमें फूट डाली जा सकती है, इनसे सहयोग लिया जा सकता है, इनके आपसी गृह कलेश है, और उसी वजह से बहारमल है आमेर का जो अधीनता स्वीकार करेगा। राम राम सभी को भाई, सभी को राम राम। बिल्कुल, आसिफ खान ने बदायूं से कहा, बिल्कुल। कई राजपूत नरेशों से मुलाकात की, जिसमें आमेर का रूपसी बैरागी और दोसा का रूपसी बैरागी और भारमल था। इन्होंने मित्रों जो प्रयास किए, वो प्रयास सबसे पहले 1562 में, क्योंकि अकबर जो आया था अजमेर की जियारत करने के बहाने से, वो 1562 में आया, और 1562 में ही इनको कामयाबी मिल गई। तब ये दोसा होके जा रहे थे, तो दोसा में बहारमल का भाई था रूपसी बैरागी, उससे मुलाकात होती है, उसने स्वागत किया। आगे देखा तो आमेर पहुंचा, आमेर में गृह क्लेश चल रहा था। बहारमल अपनी गद्दी को सुरक्षित करना चाहता था, क्योंकि बहारमल ने अपने भतीजा जो राजा था उसकी हत्या अपने भतीजे से अपने भतीजे से ही करवा दी। तो यहां माफी चाहूंगा, क्लास को लाइक और शेयर कर दिया करो, ठीक है? कई बार ऐसा लगता है कि ताली एक हाथ से बज रही है, कई बार लगता है मुझे, कई बार मुझे लगता है ऐसा, तो मुझे ऐसा लगना नहीं चाहिए कि ताली एक हाथ से बज रही है। ताली हमेशा 2 हाथों से बजनी चाहिए, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। 1562 में ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती की दरगाह की जियारत की, तो यहां आमेर नरेश बहारमल की जो मुलाकात करवाई जाती है वो चगताई खां के द्वारा की जाती है। दोनों बात ध्यान रखें, एक आप लोगों को मजनू खां पढ़ने को मिलेगा, मजनू खां,
ये मजनू खां जो मुलाकात करवाता है अकबर की भारमल से, वो दिल्ली में करवाता है। और दूसरा नाम आपको चगताई खां, ये आमेर के इतिहास में करवाया है मैंने सब। चगताई खां है, ये सांगानेर में करवाता है। ये ध्यान रखें, दो मुलाकात होंगी और ये मुलाकात सबसे खतरनाक होगी, ये ध्यान रखें। तो आमेर नरेश भारमल ने चगताई खां के सहयोग से सांगानेर मुलाकात की और घरेलू झगड़ों से छुटकारा पाना और स्वार्थ सिद्धि के कारण, ये ध्यान रखें आप लोग, ये अकबर की अधीनता स्वीकार करेगा। राजस्थान में सबसे पहले अगर कोई अधीनता स्वीकार करता है तो वो भारमल करता है 1562 में। देखिए, कोई अटैक नहीं किया अकबर ने, कोई दबदबा नहीं है, फिर भी अधीनता स्वीकार क्यों कर रहा है? आपने कभी इन बिंदुओं पर विचार कीजिए। कोई चल के अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, कोई चल के नहीं कहेगा मेरी बेटी आप लोग मुगलों से विवाह कर दो, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन इनके परिवार में वास्तविकता में उस समय बहुत बड़ा गृह कलेश था। ये अपनी गद्दी को सुरक्षित करना चाहते, इसे डर था कि मेरे परिवार के लोग कहीं अकबर से मुलाकात ना कर रहे तो मेरी गद्दी डगमगा जाएगी। ठीक है, सब बातें मैंने करवा रखी हैं आप लोगों को, बस यहां भाषा चेंज की गई है। मैंने उस भाषा को मुगल राजपूत संबंध दिया। देखिए आप लोग, ये सब बातें करवाई हुई मेरी। आप लोग देखेंगे यहां पे कि आमेर के इतिहास में गृह कलेश कैसे चला, क्या था वो गृह कलेश, थोड़ा सा मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मित्रों, ये जो पूर्णमल है, ये पूर्णमल छोटा बेटा था, ये छोटा था, फिर भी इन्हें उत्तराधिकारी बनाया और ये राजा बना। और ये जो भीमदेव है, ये ध्यान रखें बड़ा पुत्र है। दिक्कत हो गई भाई, राजा कौन बनना चाहिए? भीमदेव बनना चाहिए। लेकिन भारमल ने अपनी पत्नी बालाबाई के बहकाव में आके, कहने में आके, प्रभाव में आके और उत्तराधिकारी किसको बनाया? पूर्णमल को बनाया। अब सीधी सी है कि बड़ा बेटा भीमदेव विरोध करेगा और बड़ा बेटा भीमदेव है इसे भगा देता है और गद्दी पर बैठ जाता है। इसका मतलब पृथ्वीराज, सॉरी माफी चाहूंगा, पृथ्वीराज, भारमल ने पृथ्वीराज जो खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की तरफ से भाग लेगा, इन्होंने अपना उत्तराधिकारी पूर्णमल को बनाया। पूर्णमल को पराजित करके, ये भी वही नोट्स खोल लेना, जिनके पास है नोट्स खोल के बैठे, जिनके पास प्लीज नोट्स खोल के बैठे। और भीमदेव, ये भीमदेव पराजित करता है, भीमदेव गद्दी पर बैठता है। अब इनका बेटा कौन है? सूजा। वो सूजा कह रहा है कि मेरे बाप को उत्तराधिकारी बनाया पूर्णमल को और आपने बहुत गलत काम कर दिया भीमदेव। वो सूजा लगातार 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 प्रयास में है कि मुझे कैसे आमेर की गद्दी मिले। तो गृह कलेश की शुरुआत हो गई। इधर ये भीमदेव है, भीमदेव की मृत्यु होती है और इनके बाद पुत्र रतन सिंह गद्दी पर बैठता है 3 नंबर पे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। रतन सिंह का भाई आस्करण था। ये भारमल है ना, भारमल, ये लगी ऐसा रहा बहुत खतरनाक आदमी था, बहुत खतरनाक था। इसने प्लानिंग की कि यार ये राजा है ना, राजा कैसे बनेगा? तो क्योंकि वंशावली तो यूं गई, भीमदेव का बेटा रतन सिंह गद्दी पर बैठ गया, अब रतन सिंह का बेटा गद्दी पर बैठेगा। तो रतन सिंह के भाई आस्करण को बुलाया भारमल ने, बोले आस्करण यार तू राजा नहीं बनना चाहता क्या? बोले साहब बनना तो चाहता हूं। तो फिर बोले यार मेरा भाई है ना राजा, तुझे क्या दिक्कत है? उसको रोज बुलाता और उसे बहकाता कि यार तू राजा बनना नहीं चाहता क्या? एक दिन उसके दिमाग में ये बात पूरी तरीके से सेट कर दी कि हाँ बिल्कुल मुझे राजा बनना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं राजा कैसे बनूंगा? आज क्लास लाइक और शेयर होनी चाहिए जबरदस्त तरीके से। राजा कैसे बनना चाहिए? बोले तू ऐसे कर, एक काम करेगा? बोले साहब कर दूंगा। बोले नहीं करेगा तू यार? बोले कर दूंगा। बोले नहीं करेगा? बोले कल बात करेंगे। फिर उसे पकाया और फिर कहा कि आपको अपने भाई की हत्या करनी है रतन सिंह की, और फिर गद्दी पर मैं बैठवा दूंगा। बोले पक्का? बोले पक्का। तो उसी रतन सिंह राजा था, उसके भाई आस्करण से उसकी हत्या करवा दी, बहुत बड़ी गड़बड़ करवा दी और साहब भारमल गद्दी पर बैठ गया। कौन बैठ गया? भारमल। कब? 47 में। आस्करण से कहा कि ये आस्करण तो देशद्रोही है, ये इसने एक राजा की हत्या की। ले, राजा भी नहीं बनने दिया, भाई को मरवा दिया और देशद्रोही घोषित कर दिया। अब बताओ ये आस्करण यहां से भागेगा नहीं भागेगा? और आस्करण को राजा बनने का कम दुख है, इसने जो गद्दारी की चाचा भारमल ने उसका बड़ा दुख है। तो डर था कि आस्करण कहीं मुगलों की शरण न चली जाए। अब भारमल गद्दी पर बैठा। तो भारमल की कितनी मुलाकात पढ़ाई मैंने? 2 मुलाकात है। एक मुलाकात इसकी 1556 में हुई जो दिल्ली में मजनू खां ने करवाई, और दूसरी मुलाकात 1562 में हुई जो सांगानेर में करवाई चगताई खां ने। आप देख लीजिए, बहुत शॉर्ट में समझाया गया, बहुत शॉर्ट में समझाया गया है, बहुत शॉर्ट में नोट्स बनाए, बड़ी मेहनत के साथ नोट्स बनाए साहब, बहुत मेहनत के साथ नोट्स बनाए।
मेरे लाडले विद्यार्थियों का एक साल बचा रहा हूं, कम से कम बचा रहा हूं, लाखों रुपए आपकी कोचिंगों को बचा रहा हूं, अगर आप बचाना चाहते हो तो। अकबर का विवाह। अब ये भारमल सोच रहा है कि यार ऐसे नहीं काम चलेगा, मैं अधीनता स्वीकार भी कर लूंगा, लेकिन कल के दिन हो सकता है कि वो फिर पहुंच जाए, और वहां पहुंच जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे करता हूं, मैं इनको रिश्तेदार बना लूं। और साहब 1562 में 20 जनवरी 1562 को सांगानेर मुलाकात हुई, और 6 फरवरी 1562 कह जगह 6 जनवरी मिलता है। बहरमल ने अपनी पुत्री मानमती, जिसे अरखाबाई कहते हैं, मरियम उजमानी कहते हैं, उसका विवाह सांबर में कर दिया। इसलिए सांबर को अकबर की विवाह स्थली भी कहते हैं। इसलिए सांबर को क्या कहते हैं? अकबर की विवाह स्थली भी कहते हैं। अधीनता भी स्वीकार कर ली और विवाह भी कर दिया। अब बेटा तुम जाइयो मुगलों की शरण में, अब तुम्हारी सहायता नहीं करे क्योंकि हम रिश्तेदार बना दिया। अब भाई इसी के गर्भ से जहांगीर का जन्म हुआ। जहांगीर का जन्म हुआ। अब ये बहरमल का बेटा है भगवंत दास, वो और भी कलाकार निकला। भगवंत दास ने अपनी बेटी का विवाह इससे कर दिया, अपने नवासा से। नाना लगता था, फिर भी भाई नाना की बेटी का विवाह, नाना की पोती का विवाह, मामा लगता था, तो बहन भाई थे आपस में, फिर विवाह हो गया। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, बहरमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, पुत्री का विवाह किया, और भी इन्होंने चाल चली कि ऐसा है यार ये मुगल लोग हैं, डगमगा ना जाए। ऐसे करता हूं, अपने बेटे और पोते, अपने बेटे भगवंत दास और पौत्र मान सिंह को मुगल सेवा में भेज दिया। और ये मान सिंह 1562 में जाएगा और 1614 में मृत्यु तक, ये ध्यान रखें आप लोग, ये मुगलों की सेवा में रहेगा। सबसे ज्यादा समय तक मुगलों की सेवा में अगर कोई रहा है तो वो मानसिंह रहा है। आप देख लीजिए, 62 में गए, 1614 में मृत्यु हुई, तो 52 वर्षों तक अगर मुगलों के उसमें रहा है सेवा में, तो कौन रहा है? आमेर का मानसिंह रहा है। ठीक है, आगे भी बात करेंगे, अभी तो हम पृष्ठभूमि रख रहे हैं, केवल पृष्ठभूमि रख रहे हैं। ये मैंने विवाह को दर्शा दिया है, ये मैंने विवाह को दर्शा दिया है, किस तरीके से विवाह की सारणी दी है मैंने। मैं चाहता तो आप लोगों को लिख देता, लेकिन अगर उसी प्रकार लिखता तो फिर बाजार में हजारों किताबें हैं, उनमें से 2-4 किताबें आपके पास भी हैं, फिर इन नोट्सों का कोई महत्व नहीं रह जाता। मैंने अलग तरीके से सब चीज को लिखा है। देखिए, बहरमल का बेटा कौन हुआ? भगवंत दास। ओके, और बहरमल का पोता कौन हुआ? मान सिंह। दोनों कहां पहुंच गए? अकबर की सेवा में। ये भगवंत दास की पुत्री कौन है? मानवती। समझ गए? भगवंत दास की पुत्री कौन है? मानवती, या नहीं, इनकी पुत्री, माफी चाहूंगा, इनकी पुत्री, पुत्र भगवंत दास हो गया, और इनकी पुत्री कौन हो गई? मानवती। इनका विवाह किससे हुआ? अकबर से हुआ। और इस विवाह के जो पैदा हुआ उनका नाम क्या है? इनके गर्भ से वो पुत्र जहांगीर हुआ। अब देखिए, ये भगवंत दास का बेटा हुआ मान सिंह, और भगवंत दास की बेटी हुई मानबाई। अब ये मानबाई देखेंगे तो ये रिश्ते में जहांगीर का मामा लगता है, तो मामा की बेटी हुई। और ये देखेंगे आप लोग, ये तो मामा बुआ के आपस में रिश्ता हो गए, तो दो लगातार कंटिन्यू दो वैवाहिक संबंध स्थापित हुए मुगलों से। ठीक है, बहरमल की बेटी मानमती, बिल्कुल, और भगवंत दास की बेटी मानबाई। ठीक है, तो मान सिंह का रिश्ते में अकबर फूफा लगता था और जहांगीर जीजा लगता था, ऐसे समझ लीजिए। मान सिंह रिश्ते में अकबर का फूफा लगता था और जहांगीर इनका जीजा लगता था। ओके, एक जहांगीर का विवाह मारवाड़ में भी होगा। अब कुछ पॉइंट डाले मैंने, उन पॉइंटों की तरफ नजर घुमाइए आप लोग, बहुत कुछ निष्कर्ष निकलेगा। ये देखिए, अभी निष्कर्ष निकालना है, बाकी तब पढ़ते हैं इनको सबको। आमेर के शासकों का मुगल दरबार में बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर अन्य राजपूत नरेश भी ललायत हुए। इस विवाह तो उनके मारक खुल गए। बहुत गजब का सवाल बनेगा, आप समझिए। जैसे ही बहरमल ने, आमेर के राजाओं ने 2 विवाह किए कंटिन्यू। आमेर के राजाओं ने कितने विवाह किए? 2 विवाह कंटिन्यू किए। ठीक है, अब अन्य राजपूत नरेश है जो डर रहे थे कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हम मुगलों से विवाह क्यों करें, उन्होंने सोचा ठीक है यार, विवाह कर देते हैं, संबंध कर लेते हैं स्थापित, अच्छा जीवन जिएंगे। तो एक मारक खोल दिया इस विवाह ने। धर्मनिष्ठ और स्वाभिमानी राजपूत नरेश, जिन्हें मलेच्छ कहते थे, उनसे ही वैवाहिक संबंध बनाने लग गए, और राजपूत वीरांगनाएं पर भी धर्म संकट आ गया और उन्हें मुगलों का वर करना पड़ा। ये भी आप लोग ध्यान रखें। हाँ, हुआ था, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग परमेश्वरी। राजपूत वीरांगनाएं, अतः यह विवाह भारत के इतिहास में एक युगांतकारी परिवर्तन का आधार माना जाता है। बताइए आप लोग, यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? अब देखिए, ये वैवाहिक संबंधों का क्या लाभ था। वैवाहिक संबंधों का दोनों पॉइंट मैंने बना दिए। वैवाहिक संबंध के लाभ क्या हुए? वैवाहिक, विष्णु साहब नमस्कार।
ये वैवाहिक संबंध का लाभ क्या हुआ, वैवाहिक संबंध का नुकसान क्या हुआ, दोनों बातें क्लियर। ठीक है, हमने देख लिया कि किस प्रकार से मुगल राजपूत संबंध प्रारंभ हो रहे हैं। अब नुकसान देख लेते हैं, फायदे देख लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमने फायदा कहा, इससे राजपूत मुगल सहयोग का रास्ता प्रशस्त हुआ, कि आपस में जो सहयोग की भावना है दोनों के बीच में वो बढ़ा। शंकर जी कह रहे हैं साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो प्लीज आप लोग अपनी क्वालिटी बढ़ाएं मोबाइल की। भारमल का पारिवारिक संकट टल गया, उसका भावी उत्तराधिकारी सुरक्षित हो गया। देखा आप लोगों ने, भीमदेव, पूर्णमल, रतन सिंह, कितने संकट इन पे मंडरा रहे थे, वो संकट दूर हो गए। मुगल सम्मान मिला, राज्य में शांति बनी रही। आपने देखा होगा सवाई जयसिंह के समय हमें कुछ युद्ध देखने को मिलता है, उसके बाद में ईश्वरी सिंह, माधो सिंह, प्रताप सिंह, तो वहां हमको युद्ध देखने को मिलता है। सवाई जयसिंह तक बिल्कुल शांति रहती है, कोई मुगल अटैक नहीं हुए ना। आप और देखिए, सभी जगह अटैक हुए, लेकिन मुगलों का इन पे संबंध था, मुगलों का इन पे प्रभाव था, तो अन्य जो रियासतें थी उन्होंने भी इनके ऊपर आक्रमण नहीं किया। तो आमिर के इतिहास में सवाई जयसिंह तक आपको युद्ध नहीं देखेंगे। अगर युद्ध में भाग लिया है तो मुगलों की तरफ से लिए इन राजाओं ने, इन आमिर पे कोई अटैक नहीं हुआ। तो ये भी आप बहुत अच्छा पॉइंट समझेंगे कि मुगल सम्मान मिला और राज्य में शांति बनी रही। बहुत ये है, इसमें 2.5 अक्षर इस लाइन में, लेकिन बहुत गंभीरता इस लाइन में समाई हुई है। फिर राजपूत तरसुस ने इस नीति का अनुसरण किया, उन्हें भी मुगलों की सहानुभूति और राज्य में शांति बनाए रखने का अवसर मिला, और इन विवाहों से संबंधित राजपूतों का मुगल दरबार में कद बढ़ने लगा। उन्होंने विवाह किया, कद बढ़ने लगा, उन्हें बुलाया जाने लगा। दूसरे राजा ने सोचा यार हमें भी करना चाहिए, हमें भी सम्मान मिलेगा, हम भी मुगल दरबार में जाया करेंगे। तो कहने का मतलब एक तरीके से एक रास्ता यहां से प्रशस्त हुआ मुगल राजपूत संबंधों का, वैवाहिक संबंधों का। ये तो इसके फायदे हैं। फायदे हैं वो केवल केवल निजी फायदे हैं, निजी स्वार्थ के फायदे हैं। इसमें देश का, प्रदेश का, रियासत का, जनता का कोई फायदा नहीं था, केवल नुकसान के अलावा। ध्यान रखना आप लोग। अब देखिए इनके दुष्परिणाम क्या है, जरा वो देखिए आप लोग। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। हालांकि मैं इसको करवा चुका था बार बार, लेकिन फिर भी आपने कहा कि सर अलग से हमें मुगल राजपूत संबंध करवा दीजिए। हमारे लगता है सिलेबस में, नहीं भी लगता, डायरेक्टली मुगल राजपूत संबंध नहीं लिखा हुआ है तो भी लगता है, क्योंकि इतिहास पढ़ते हो और इतिहास के, राजवंशी इतिहास के अधिकांश सवाल आप लोगों को इन्हीं पृष्ठों से आपको दिखाई देंगे। साथियों मस्त रहिए, आपका भाई को मोटिवेट करता रहिए, आपके भाई का साथ दीजिए, ईमानदारी के साथ साथ दीजिए। ईमानदारी के साथ साथ रहूंगा, परीक्षा तक साथ रहूंगा। मालिक की कृपा बने रहे, मालिक सही रखे, स्वस्थ रखे, खड़ा रखे। निश्चित तौर से आप लोगों को कामयाब बनाऊंगा। मेरा सपना है, उसके लिए दिन रात मैं मेहनत कर रहा हूं, दिन रात मेहनत कर रहा हूं। हर चीज को प्लानिंग से डाल रहा हूं, हर चीज को योजना तरीके से डाल रहा हूं, ताकि हम बिल्कुल हटके काम करें। विषय वस्तु को आसान कैसे बनाया जाए, विद्यार्थी का समय कैसे बनाया जाए, मैंने एक पूर्ण रूप से आपके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है, वो है कि आप रजिस्टर नहीं बनाएंगे। आपको कुछ भी लिखना है राजस्थान के नोट्स में ही ऐड करना है, जगह छोड़ रखी है मैंने, ताकि रिवीजन के तौर पे आप भ्रमित ना हो। और रिवीजन पर आप लोग केवल केवल आपके पास एक नोट्स होगा, उसी में मेरा दिया हुआ मैटर होगा, उसी में आपने कोई ऐड किया है तो वो मैटर होगा बस। शेखर भाई कह रहा है सर आप बात के पक्के हो, बिल्कुल कोशिश यही है कि हम जो कह रहे हैं उस पर कम से कम 100% नहीं तो 90% तो खरा उतर जाऊं, फिर तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। इन वैभवों के कारण मुगल सम्राटों का राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप शुरू हो गया। सबसे बड़ा नुकसान, जैसे ही वैवाहिक, ठीक है, जैसे ही वैवाहिक संबंध स्थापित हुए तो जो आंतरिक मामले उनमें मुगलों का हस्तक्षेप शुरू हो गया। सबसे बड़ा नुकसान, राजपूत नरेश मुगल बादशाह के नजदीक आते गए और जनता से दूर होते गए। आप देखेंगे, आप मानसिंह पढ़ेंगे, आप रायसिंह पढ़ेंगे, बिहार का सूबेदार बना दिया, बंगाल का सूबेदार बना दिया, मध्य एशिया में भेज दिया, उड़ीसा, मालवा भेज दिया। क्यों, क्या है इससे? उनके कृपा पात्र बने रहे, उनके नजदीक आए, बढ़ाई हुई, वहां मान सम्मान मिला, सुरक्षा मिली, उसके बदले में जनता से दूर रखा। अब बिहार का सूबेदार मान सिंह को बना दिया, राजा कहां का था? आमेर का। अब बताओ आमेर के शासन कौन संभालेगा? भाई आमेर के शासन को भी संभालने वाला कोई आदमी चाहिए ना, कौन संभालेगा? तो एकदम क्लियर हुआ कि ठीक है, राजा का ज्येष्ठ पुत्र भी मुगल बादशाह की अनुमति से गद्दी पर बैठता था। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा?
अगर किसी को राजा बनाना है तो उसकी भी अनुमति हमें मुगलों से लेनी पड़ रही है। ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। हो जाएगा, हो जाएगा, मैं क्लासे बढ़ा रहा हूं। ठीक है, बस एक दो दिन क्लासे और बढ़ा रहा हूं। देखिए आप लोग, मंडे से आपका भूगोल शुरू हो जाएगा। मंडे टारगेट है हमारा, सोमवार को आपका राजस्थान का भूगोल शुरू करेंगे। यदि कोई राजकुमार उत्तराधिकार को लेकर नाराज हो जाता है तो वह सीधा बादशाह की सेवा में चला जाता है। आपने देखा कि हमने मेवाड़ के महाराणा प्रताप को पढ़ा, तो महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जिन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया गया था अंतिम क्षण, उनका नाम क्या था? जगमाल। जो भी कोई नाराज हुआ है, जैसे ही कोई नाराज होगा तो वो नाराज होने के बाद भाग के कहां जाएगा? मुगलों के शरण में गया कि नहीं गया? जगमाल गया ना। और अकबर ने उन्हें सिरोही का आधा राज्य दिया कि नहीं दिया? दिया ना। महाराणा प्रताप के सौतेले भाई शक्ति सिंह शरण में गए कि नहीं? गए ना। समझ गए आप लोग? तो कहने का मतलब एकदम राइट, क्लियर आप लोगों के, कि कोई भी राजकुमार उत्तराधिकार को लेकर नाराज होता था वो सीधा बादशाह की सेवा में चला जाता था। ठीक है, क्लियर? हाँ, जगमाल को भी बिल्कुल। आप और उदाहरण देखिए, मेवाड़ के मारवाड़ के राजा गज सिंह के दो पुत्र थे, जसवंत सिंह और अमर सिंह राठौड़। बड़ा अमर सिंह राठौड़ था, उत्तराधिकारी उसको नहीं बनाया, छोटे पुत्र जसवंत सिंह उत्तराधिकारी बनाया। तो आपको मालूम होगा, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, कि वो अमर सिंह राठौड़ मुगल बादशाह शाहजहां की शरण में गया था, जिन्हें राव की उपाधि दी गई थी, और फिर आप लोगों के नागौर परगना दिया गया था, मतेरारी राड़ वाला युद्ध। ठीक है ना। हाँ, अब साहब क्या होता है? नागौर दरबार। नागौर दरबार को मैं पहले से ही आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं, लेकिन फिर भी हम, तब ये हमारा मैटर चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, तो हम बात करेंगे। 1570 में ये एक राजा से सहयोग लेगा, और वो राजा कौन होगा? भारमल, क्योंकि भारमल पहले अधीनता स्वीकार कर चुका है 1562 में। उसके सहयोग से ये जो अकबर है एक नागौर दरबार का आयोजन करवाएगा 1570 में। और वहां तब जनता को, वहां अकाल पड़ रहा था नागौर में, तो वहां के जनता की, वहां के जो जनता है, हाँ मैं ही पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी, राजस्थान वाला पोर्शन में ही करवाऊंगा। जरूरत पड़ी तो भारतीय संविधान की भी कलम उठाऊंगा, लेकिन संविधान के अच्छे टीचर है हरिमोहन सर, वो उनको लगाएंगे। तो ध्यान रखिए आप लोग, भारत और विश्व ज्योग्राफी वो महेंद्र सर करवाएंगे। जीके के हमारे पास A1 टीम। राजस्थान में सामान्य अध्ययन में अगर टॉप टीम हम रखेंगे, रघु रखता है तो राजस्थान रखता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आप खुद देखते हैं क्लासों को। अब देखेंगे आप लोग कि आप लोगों के शुक्र तालाब नागौर में आप लोगों के अकाल पड़ा था, और वो जो अकाल है वहां देखा भाई यहां नागौर की जनता की सहानुभूति कैसे ले, तो साहब वहां शुक्र तालाब का निर्माण करवाया, एक तालाब जलाशय निर्माण करवाया ताकि नागौर जनता को पानी मिले, और उस तालाब का नाम क्या रखा? शुक्र तालाब रखा, शुक्रवार दिन बनाया। अब इसमें जो अधीनता स्वीकार की, अब यहीं से आप लोगों को मुगल राजपूत संबंध आप लोगों को दो रूपों में मिलेगा, दो रूपों में मिलेगा। नंबर एक जो मिलेगा आप लोगों को सहयोग वाला, एक आपको मिलेगा विरोध वाला। और यहां से जो एक वृक्ष की, मुगल राजपूत वृक्ष की जो दो टहनियां आपको दिखाई देंगी, आपके अच्छे संबंध बुरे संबंध, वो यहीं से आपके नागौर दरबार से तय होंगे। बीकानेर का राजा कल्याणमल था, पहुंच गया, खुद तो गया, अपने दो पुत्रों को भी ले गया। एक पुत्र राय सिंह था और दूसरे पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ था। ठीक है, दोनों को ले जाके अकबर की सेवा में छोड़ दिया। और ध्यान रखना, यही जो पृथ्वीराज राठौड़ है, इसे गागरोन का दुर्ग जागीर में दिया था, और वहीं बैठकर इन्होंने बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका की रचना की थी। राय सिंह है, ये मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहलाएंगे, इन्होंने बहुत सहयोग किया था। मानसिंह के बाद इनका दूसरा स्थान था मुगल साम्राज्य का स्तंभ। तो मुगल साम्राज्य का जो स्तंभ कहलाते हैं, मुगल साम्राज्य का स्तंभ, तो ध्यान रखें वो कहलाते हैं राय सिंह। ओके, आगे बात करते हैं। जैसलमेर के हर्राय बाटी और अन्य राजपूतों ने अधीनता स्वीकार की। जो अधीनता स्वीकार करने वाले नहीं है भाई, 5 रियासत बड़ी बड़ी मान लीजिए आप, 4-5 आपके, आमेर तो पहले अधीनता स्वीकार कर चुकी। मेवाड़ के जो राजा थे मुगल दरबार, आपके नागौर दरबार के समय, उनका नाम था महाराणा उदय सिंह। तो महाराणा उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार नहीं की, महाराणा उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार नहीं की। मारवाड़ के राजा है रावचंद्र सेन। वो रावचंद्र सेन गए तो थे, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए, और वहां से बिना उपस्थित हुए वापिस लौट आए। इससे अकबर नाराज भी हुआ था और हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अटैक किया था। तो इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। अब सीधी सी बात है, आप लोगों को ये एकदम क्लियर हो गया होगा कि सर अब आप छाट दीजिए, मुगल राजपूत संबंध को 2 भागों में बांट दीजिए। अब हमारे पूरी तरीके से क्लियर हो गया। और देखिए ये ग्राफ, कितना शानदार ग्राफ है साथियों, कितना शानदार है। आप खुद देखिए कि आपके दिमाग में एकदम छपता चली जाएगा।
और सवाल यों का तो पूछता है, हमने दो भागों में बांट दिया। नंबर एक कि सहयोगात्मक संबंध किस किस का रहा है, यानी किस किसने मुगलों का सहयोग किया। ठीक है, राजस्थान के ऐप पर है भाई ये नोट्स, आप लोगों के फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है आप लोगों को, समस्त नोट्सों की ई बुक डाली हुई है वहां पे, आराम से पढ़े, महीना पढ़े, 2 महीने पढ़े, 12 महीने पढ़े, कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा महसूस हो कि सर हमें मोबाइल पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो उन्हीं की सेम पीडीएफ स्पाइरल बाइंडिंग के साथ आप घर पहुंचा देंगे, मंगवा लेना। आमेर का भारमल सहयोग करेगा, आमेर का भगवान दास सहयोग करेगा, और आमेर का मान सिंह प्रथम, ये तीनों सहयोग करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे ना। और बीकानेर का राय सिंह, तो इन्होंने क्या किया, सहयोग किया, इसे हम एक तरफ लिया है। अब हम देखते हैं प्रतिरोधात्मक कि विरोध किस किस का रहा। देखिए बाबर से अकबर के पूर्व तक, क्योंकि मुगल राजपूत संबंध जो प्रभावित हो रहे हैं वो मुगल साम्राज्य की जो स्थापना करेंगे वो बाबर करेंगे। खानवा के युद्ध के बाद तो स्थिति बिगड़ेगी हमारी, और खानवा के युद्ध में हम जीत जाते तो निश्चित तौर से इतिहास के पृष्ठ के पन्ने कुछ और होते, ये बता दूं आप लोगों को। तो यहां पे अकबर तक क्या रहा, कहां से, सांगा से, तो महाराणा सांगा और मुगल, महाराणा सांगा और मुगल, फिर राव मालदेव और मुगल, भाई शेरशाह सूरी आएंगे, ये लोग आएंगे ना, तो हमने मालदेव। अब अकबर से राजपूत प्रतिरोध कि अकबर के समय कौन कौन इनके विरोधी रहे थे, तो राव चंद्रसेन अकबर हमने पढ़ा है बहुत विस्तार से, महाराणा उदय सिंह और अकबर चित्तौड़ का तृतीय शाखा, महाराणा प्रताप और अकबर, तीनों को पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक पृष्ठभूमि आप लोगों को दे रहा हूं। अब ये अकबर के समय के संबंध थे। अब हमने तीसरा भाग बांटा है कि अकबर के उपरांत कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। एक अकबर से पहले यानी सांगा और अकबर के बीच, आपके बाबर और अकबर के बीच में, एक अकबर के समय, और एक अकबर के बाद में राजपूत नरेशों का क्या प्रतिरोधात्मक संबंध रहा है और किस मुगल बादशाह के साथ रहा है, वो मैंने इस तरह बना दिया है, साहब। खुद को बहुत संतुष्टि होती है तब इस प्रकार के नोट्स बनाते हैं, तब इतना प्राउड फील नहीं होता साथियों, लेकिन जब पढ़ाते हैं ना तो बहुत प्राउड फील होता है, और तब पढ़ते हैं ना तब बहुत प्राउड फील होता है। फिर लगता है कि यार वाकई विद्यार्थियों के लिए कुछ तो किया है, मालिक ने कुछ दिया है तो कुछ तो किया है, और वो चीजें आपके सामने अब निकल के आ रही हैं। देखिए आप लोग, जहांगीर और राजपूत, जहांगीर और राजपूत। अब जहांगीर और राजपूत यानी जहांगीर के समय राजपूत कहां कहां के इनका विरोध करेंगे, तो जहांगीर का राजपूतों पर अविश्वास होगा। अब जहांगीर और मेवाड़ आपको मालूम है, महाराणा अमर सिंह पढ़ेंगे और वो अमर सिंह संधि करेंगे यहां पे, जहांगीर और अन्य राजपूत नरेश। अब शाहजहां बांट दिया, शाहजहां और मेवाड़, शाहजहां और अन्य रियासतें। अब हमने औरंगजेब और राजपूत, औरंगजेब और मारवाड़, जसवंत सिंह, अजीत सिंह, औरंगजेब और मेवाड़, राज सिंह, औरंगजेब और बीकानेर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनको बांट दिया है। और फिर देखेंगे आप लोग, छोटे छोटे टुकड़े और दे दिए हमने, बादशाह और राजपूत, जहांगीर सर और राजपूत, मोहम्मद शाह और राजपूत। तो इस तरीके से हमने इसके बांट दिए हैं। और फिर यहां से हमारा प्रारंभ होता है कि जो संबंध रहे हमारे कि कौन से सहयोगात्मक, वो हमारे शुरू हो गए। बिल्कुल, क्लास को शेयर करें, बिल्कुल पृष्ठभूमि बन गई मुगल राजपूत संबंध की बहुत अच्छी तरीके से। भाई मुगल राजपूत संबंधों की पृष्ठभूमि एकदम बन गई ना, आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम हो गया ना हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं। टॉपिक कितना समझ तो आगे का विषय होता है, लेकिन पहले आप लोगों को एकदम मालूम होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अनुराधा जी, अनीता जी, खेलू, बिल्कुल बहुत बढ़िया। रामनिवास जी, विष्णु साहब कह रहे हैं सर आपका पढ़ाया हुआ लाइव याद हो जाता है। बिल्कुल, समय रहते हुए इन बातों को समझ जाएंगे तो बहुत लाभ मिलेगा आप लोगों को। अग्रवाल साहब, बिल्कुल, चले, बिल्कुल। सारण साहब, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है आप लोगों को, तसल्ली है ना दिल में? अरे तसल्ली है ना तुम्हारे दिल में? यहां भाई के लिए जगह है ना, चलिए यहीं जगह रखिए आप लोग। नहीं रखेंगे मैं बना लूंगा एक दिन, एक दिन बना लूंगा, मेरा काम है। तुम क्लास को लाइक शेयर करें ना करें, लेकिन मैं आपसे जगह आपके दिल में जरूर निवास करूंगा, ठीक है ना? बिल्कुल, परीक्षा देके बाहर निकलेंगे तो ये दिल यहां से धड़केगा और आप याद करेंगे अशोक मीणा को कि हाँ
वो था कोई, ठीक है। दादा का नाम भारमल, परिचय आपको मालूम है पीछे से। पिता का नाम भगवान दास, जन्म 1550 में हुआ और इनका जो जन्म स्थल है मोजम्माबाद है। आमेर में जन्म नहीं हुआ, मोजम्माबाद जो वर्तमान में दूदू जिले में है। और 1562 में कुछ सन है जो मैंने पहले करवाए थे। 1550 में जन्म, सुन लीजिए, 1550 में जन्म, 1562 में मात्र 12 साल की आयु में मुगल सेवा में गए। मुगलों ने पहली बार इसको परखा, पहली बार मुगलों ने परखा तो ध्यान रखना वो रणथंबोर आक्रमण पर भेजा 1569 में। फिर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, ये आपको मालूम है। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा 1576 में और फिर इन्हें 1587 में बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया। ठीक है। मौर्य साहब कह रहे हैं सर आवाज सही नहीं आ रही है, मुझे प्रॉब्लम बताएं। फैन चल रहा है, शायद थोड़ा ज्यादा आवाज कर रहा है, उसकी वजह से हो सकता है आप लोगों को दिक्कत आ रही हो। अब देखिए मैंने स्पीड कम कर दी है, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हुई। 50 में जन्म, 62 में मुगल सेवा में गया, ठीक है। 1569 में रणथंबोर अभियान भेजा, 1576 में हल्दी घाटी युद्ध लड़ा, 1587 में हाँ अब नहीं आएगी, 1587 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अब ये ध्यान रखना 1589 में जब मान सिंह के पिता भगवान दास की मृत्यु होगी तब यहां नहीं थे, तब ये यहां नहीं थे, तब बिहार में थे। इसलिए मान सिंह का जो प्रारंभिक राज तिलक हुआ 1589 में वो बिहार में हुआ। आए तो फिर 89 निकल गया। 1590 में जो विधिवत रूप से राज तिलक हुआ वो कहां हुआ, वो ध्यान रखें आप लोग, वो आमेर में हुआ, ठीक है। तो राज तिलक दो हुए इनका, एक 1589 में, पटना बिहार में। अब एग्जामिनर सवाल कैसे पूछेगा बताइए, मान सिंह के पिता की मृत्यु के समय या मान सिंह राजगद्दी संभालते समय किस सूबे का सूबेदार था। जैसे आज हमारा राज्य होता है, मुगल काल में इनको सूबा बोलते थे। और 1614 में इनकी एलिचपुर में मृत्यु हो गई, ठीक है। योजना थी कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को बंदी बनाना है, लेकिन महाराणा प्रताप को ना बंदी बना पाए ना महाराणा प्रताप को पूर्ण रूप से पराजित कर पाए। तो इनको जो सम्मान दिया गया था वो सम्मान को छीन लिया। अब ये वापिस मुगलों के दिल में जगह बनाने के लिए मेहनत करने लगा और इन्होंने खिंचीवाड़ा के विद्रोह को दबाया और मालवा के प्रशासन को व्यवस्थित करके दिया, तो फिर से खोया हुआ सम्मान इनने प्राप्त किया। ओके, अब देखिए पॉइंट बन गया आप लोगों के, मानसिंह और मुगल सूबेदारी। अब कौन कह रहा है आप 10 पृष्ठ पढ़िए मुगल और सूबेदारी, नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ना। जो सूबेदारी से क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको 2.5 लाइनों में दे दिए। किसी सूबे का मालिक, जैसे आज राज्यपाल होता है, ब्रिटिश काल में प्रांत कहते थे, गवर्नर होते थे, उसी तरीके से जब मुगल काल होता था तो इन्हें सूबा कहा जाता था। और सूबा का जो मालिक होता था मित्रों उसे सूबेदार कहते थे। सूबा का मालिक को क्या कहते थे, सूबेदार कहते थे। तो ये सूबेदारी कहां बनाया गया, अब देखिए 1580 में पश्चिम सीमांत प्रांत के प्रभार नियुक्त किए गए और 1581 में काबुल के मिर्जा हाकिम को दबाने के लिए भेजा था। तो काबुल के सूबेदार बने 1585-87। काबुल के बाद बिहार का सूबेदार बने 1587 से 94 और फिर बंगाल के सूबेदार बने 1594 से 1605। तो राजा तब बने 1589 में, तो उस समय ये बिहार के सूबेदार थे। तब इस सूबेदारी के दौरान ठीक है मुगलों के लिए काम कर रहा है, मुगलों की अधीनता स्वीकार की, लेकिन साथियों इनका जो हिंदू धर्म था वो कम नहीं हुआ। इन्होंने काम किया, जैसे पूरी बंगाल में पहुंचे तो पूरी बंगाल में एक स्थान पड़ता है जसोर। जसोर के राजा थे, उनका नाम था केदार राय। उसको पराजित किया और केदार राय को पराजित करके, जसोर के राजा केदार राय को पराजित करके वो जो शिला माता है जिसे हम आमेर के इतिहास के इष्ट देवी कहते हैं, उनकी मूर्ति को लाके आमेर में स्थापित करवाया। ये ध्यान रखें आप लोग। कूच बिहार के राजा लक्ष्मी नारायण को मुगल साम्राज्य में मिलाया, पूरी बंगाल जसोर से शिला माता की मूर्ति लाया और अजमेर में से फिर बंगाल सूबे की देखरेख शुरू कर दी इन्होंने, फिर आ गए। इनका पुत्र जगत सिंह साथियों ये वहां से आ गए और अंत में लगा नहीं मुझे मेरे राज्य के लिए काम करना चाहिए, फिर अजमेर रहने लगे। अजमेर से ही अपने सूबेदारी है, वो सूबेदारी है जो वहां उसको देख रहे हैं। अब इन्होंने अपने पुत्र जगत सिंह को वहां नियुक्त कर दिया, लेकिन ये जगत सिंह की अचानक मृत्यु हो गई 1599 में।
तो जगत सिंह की मां यानी मान सिंह की धर्म पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र की याद में आमेर में एक मंदिर बनवाया और उस मंदिर का नाम अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि रखा। तो जगत शिरोमणि का मंदिर इनके द्वारा बनवाया गया अपने पुत्र जगत सिंह की याद में। और साथियों, इस मंदिर में उस मूर्ति की स्थापना की जिस मूर्ति की पूजा, काले पत्थर की पूजा मीराबाई किया करती थी, इसलिए इस मंदिर को मीरा मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और अकबर ने जगत सिंह को रायजादा की उपाधि दी। ये जगत सिंह है ना, ये जगत सिंह प्रथम कहलाता है। एक हम जगत सिंह द्वितीय पढ़ेंगे, वो जगत सिंह द्वितीय बाद में पढ़ेंगे, ध्यान रखना आप लोग। तो जगत सिंह प्रथम राजा नहीं बना था, हुआ मृत्यु हो गई 1599 में, ये ध्यान रखें आप लोग। क्लियर? अब इधर थोड़ा सा हम लोग यह देखते हैं। 1562 वाली कहानी आपकी एकदम समझ में आ गई होगी कि सर दादा भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की और इन्हें मात्र 12 साल की हुई में अकबर की शरण में भेज दिया। 1562 से और 1614 52 वर्षों तक अगर कोई मुगल सेवा में रहा है, कितने वर्षों तक? 52 वर्षों तक। तो वो सबसे ज्यादा कौन रहा है? मानसिंह रहा है। 1569 में अकबर चाहता था कि एक बड़ा युद्ध का नेतृत्व देने से पहले मैं हिंदुओं को परख लूं, कहीं युद्ध के मैदान में जाकर इनका हिंदुत्व का प्रेम ना जाग उठे, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? इनको अच्छी तरीके से परख लेना चाहिए। तो इनको 1569 के रणथंबोर अभियान में जो सुरजनहाड़ा के विरुद्ध था, वहां आक्रमण पर भेजा और वहां इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की और उससे फिर तवारा बजाने की छूट प्रदान की थी सुरजनहाड़ा को। तो सुरजनहाड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया, ये ध्यान रखें आप लोग। 1572 में गुजरात के विद्रोह को दबाया गया। 1572-73 में डूंगरपुर के शासक आस्करण को पराजित करके मुगल साम्राज्य में दिलाए। आपको पता है ये उन शांति दूत पे भी शामिल थे जो अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को मनाने के लिए जो 4 शिष्टमंडल भेजे थे। क्या कहा मैंने? अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को तबारा वाद्य यंत्र। ठीक है, तो ध्यान रखें आप लोग कि हम जो कह रहे हैं यहाँ पे कि 1500 वो जो 4 शिष्टमंडल जो अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को मनाने के लिए भेजे थे, उनमें भी शांति दूत के रूप में बन के गए थे और वहां आपस में इनके मध्य मुलाकात हुई। अमर सिंह जी वहां गए थे, महाराणा प्रताप के पुत्र महाराणा प्रताप जी नहीं पहुंचे। इन्होंने उसको विरोध किया कि ऐसा नहीं है, मेरे से घृणा करते हैं महाराणा प्रताप जी, इसलिए नहीं आए। युद्ध की चेतावनी दी। राजपूतों ने कहा तू आ जाना युद्ध करने, तेरा मन करे तब। तू आए तो तेरा फूफा को भी साथ लिया ना, अकेले मत आना। तू आए तो तेरा फूफा को भी साथ लिया ना। बताओ मानसिंह का फूफा कौन हुआ? मानसिंह का फूफा कौन हुआ? 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ। उस युद्ध की योजना बनी, वो अजमेर में बनी। उस युद्ध की योजना कहां बनी? अजमेर में बनी। और उस युद्ध का सेनापति मानसिंह को बनाया गया। फूफा अकबर था, गुड। अब तब इसको सेनापति बनाया हल्दीघाटी युद्ध के, तो मुगलों ने विरोध किया कि भाई हम मर गए क्या, हमें आप सेनापति क्यों नहीं बना रहे? और ये मानसिंह लगता क्या है अकबर आपका? अकबर ने कहा ये फर्जंद है, मेरा गोद लिया हुआ पुत्र है। यही अकबर ने इन्हें फर्जंद की उपाधि दी और फिर जाके वहां से रवाना हो। बोले क्या लगता है? ये बोले मेरे गोद लिया हुआ पुत्र है, फर्जंद है। 3 अप्रैल 1576 को इनके नेतृत्व में मुगल सेना अजमेर से रवाना होती है और अपना पड़ाव मांडलगढ़ में डालते हैं। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में अपना पड़ाव डाला। और ध्यान रखना, जो मानसिंह ने मुगल सेना को जो प्रशिक्षण दिया, मानसिंह ने जो मुगल सेना को जो प्रशिक्षण दिया, प्रशिक्षण देने का जो काम किया वो मांडलगढ़ के दुर्ग में किया था, ध्यान रखना आप लोग। फिर युद्ध हुआ, उसका नेतृत्व किया। महाराणा प्रताप को योजना के मुताबिक बंदी नहीं बना पाए, इसलिए इनको दिया गया सम्मान इनसे छीन लिया गया। अब मुगल बादशाह जहांगीर, इन्होंने जहांगीर का काल भी देखा। जहांगीर को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया जहांगीर ने और बंगाल के सूबेदारी से बिहार स्थानांतरित कर दिया। और यह वेरी इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा कौन से सूबे के सूबेदार रहे थे। हालांकि वो संबंध अकबर के साथ थे, वो जहांगीर के साथ इनके संबंध नहीं रहे, बाद में इन्होंने रुचि नहीं ली। तो बंगाल का सूबेदार 3 बार नियुक्त किया और बिहार का सूबेदार 2 बार नियुक्त किया। तो कौन से सूबे के? सर जी क्वालिटी 240 का ऑप्शन रखो, नेट खत्म हो जाता है। ये डामोर साहब मेरे हिसाब से हमने ऐसा कुछ नहीं किया, यूट्यूब क्वालिटी दे रहा होगा, उसी से आप लोगों की ये वीडियो चल रही है। अगर फिर भी अगर ऐसा कोई हमारी टेक्निकल टीम ने कर रखा है तो बिल्कुल मैं बात कर लूंगा उनसे।
हमने शायद कुछ नहीं किया, ये यूट्यूब की तरफ से आपके सर्वर की वजह से क्वालिटी आ रही है उधर से, ऐसा कुछ है तो फिर मैं चेक करवा लूंगा, मैं इस मामले में ज्यादा नहीं समझता। तो बिहार का सूबेदार 2 बार, बंगाल का 3 बार, और 1614 में इनका निधन हुआ। छतरी इनकी हाड़ीपुर में है, ध्यान रखें आप लोग। और मानसिंह बिल्कुल मुगलों का आज्ञाकारी था, लेकिन वो केवल राजनीतिक मामलों में था, धार्मिक मामलों में वो स्वतंत्र था, और बिल्कुल मंदिर बहुत बनवाए इन्होंने। तो साथियों, आज ये मुगल राजपूत संबंध रखे हैं मैंने, देखते हैं कल पूरे होते हैं, परसों पूरे होते हैं, कि ज्यादातर ये आमिर में ही चलेंगे, फिर मैटर कम हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये भी हो जाएगा हमारा, और सोमवार को हम लोग राजस्थान का भूगोल में एंट्री कर जाएंगे। और मैं बस 1-2 दिन में आपकी क्लासें और बढ़ा रहा हूँ, 2 क्लासें, एक क्लास और शुरू कर रहा हूँ, फिर आपके तीसरी कर दूंगा। लाइव क्लास में 240 है, लेकिन रिकॉर्ड में 144 360 ही मिलता है। सर कुछ करें इसका, बिल्कुल अनुराधा जी आपने कह दिया, मैं कल बिल्कुल टेक्निकल टीम से बात करूंगा, ठीक है, हो जाएगा। मस्त रहिए, मौज में रहिए। मेरे सभी भाई बहनों से निवेदन है, रायथान के नोट्स अपने टेबल मंगवाइए। बाजार में जो अथा सामग्री है उसके चक्कर मत पड़िए, पढ़िए मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उसमें आपको कुछ भी करना है तो इसमें अगर नोट्स रजिस्टर बनाने का आपके पास टाइम नहीं है, मैं देखता हूँ जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ नीचे लाइब्रेरी चलती है, बहुत समझाता हूँ विद्यार्थियों को, लेकिन वो नहीं मानता। उसकी आदत लग गई है, नीला पेन काला पेन चला ला, लाल पेन चला लेगी, और वो रजिस्टर बनता रहता है। मैं कहता हूँ तुम रजिस्टर कितने साल से? बोल 2 साल से। कितना कंप्लीट किया? बोले सर सबके नोट्स बनाए अभी हम लोगों ने। मैंने कहा अरे 2 साल तुम पढ़ के नोट्स बना रहे हो, और थोड़ा पढ़ रहे हो आप लोग, फिर भी तुम किताबों में भटकेंगे। आप बने बनाए नोट्स लीजिए। कितने रजिस्टर खराब कर दिए? बुलबुल 4 भर दिए, 5 भर दिए। मैंने कहा कितने के हो गए? बुलबुल 5 रजिस्टर 500 रुपए के हो गए। अरे बावड़ आदमी, 200-250 रुपए के आपको नोट्स मिल रहे हैं। तो इन बातों को आप कम समझेंगे, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक दिन आपको समझना पड़ेगा। पछता के समझिए, वक्त रहते हुए समझिए, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा साथियों। और फिर उसके बाद पढ़िए, आप नोट्स लेके किसी भी कोचिंग पढ़िए, यूट्यूब पढ़िए, आपको यही मैटर मिलेगा। आपको लगता है सर ये तथ्य है, सर ने कुछ अलग पढ़ाया और दूसरे सर ने अलग पढ़ा दिया, तुरंत डिस्कस कर ले, मुझसे भी कर ले, सर से भी कर ले। और आपको लगा ये बात हमको और ऐड करनी चाहिए नोट्स में, पहली बार तो ऐसा होगा नहीं, ज्यादा ही मिलेगा आपको मैटर, फिर भी आपको लगता है तो आप उसमें ऐड कर लीजिए, बहुत जगह छोड़ी हुई है। तो आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि साथियों। नोट्स मंगवाने के लिए आप लोग ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हो, या 94 688 40 200 पे आप मैसेज करें। कॉस्टली नहीं है नोट्स, कॉस्टली नहीं है नोट्स यार। कई बार गुरुजी महंगा ही, ऐसा भी देखो। अब ये तो खैर सेकंड ग्रेड के हैं इसलिए छोटे लग रहे हैं। ये कितने का आता है? ये कवर कवर देखिए आप लोग, कितने का लगता है भाई ये? और सेकंड ग्रेड में तो हमने देखो पेज और जोड़ रखे हैं पीछे खाली, है ना? बताओ, जोड़ रखे ना खाली पेज, दिख रहे हैं आपको? क्यों? क्योंकि विद्यार्थी को पेज ऐड ना करना पड़े। आपको लगता है कि सर हमें हमें समय सारणी बनानी है, हमारा कौन सा टॉपिक हो गया, कौन सा नहीं हुआ, या मुझे सर ये पॉइंट यहाँ नोट करने, कर लीजिए नहीं आप, यहाँ कौन मना कर रहा है आप लोगों को? अब ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी। अब बताओ, तो भी आपके लगभग, अगर आप स्पाइरल बाइंडिंग को छोड़ दें, तो 60 या 70 पैसा पर पेज के हिसाब से आपके घर पहुंच रहा है नोट्स। बताओ अब यार, ये तो आप करना पड़ेगा ना। धन्यवाद, राम राम, शुभ रात्रि। हाँ अपडेट है। अरे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है एसडीएम साहब, जाइए आप लोग ऐप में देखिए, धोखा नहीं है यहाँ, पूरा खुली किताब है हमारी जिंदगी की यहाँ तो भैया। सभी विद्यार्थियों को राम राम, नमस्कार, एक बार सभी का फिर से स्वागत साथियों रायथान पर। आज शायद नेटवर्क का कोई इश्यू रहेगा, मुझे लगता है क्लास में नेटवर्क का इश्यू है, इस कारण से क्लास शायद शुरू नहीं हो पा रही है। नमस्ते, मेरी आप लोग आवाज सुन रहे होंगे शायद। आज पीछे से जो नेटवर्क की स्पीड है बहुत कम है इंटरनेट की, शायद इस वजह से क्लास में शुरुआत में बफरिंग हो रही है। देखिए आप लोग,
देखिए क्लास सही चल रही है क्या, पीछे से समस्या है बीएसएनएल के नेटवर्क में? तो आप फिर भी देखिए, एक बार कोशिश हम लोग कर रहे हैं क्लास को। ओके है सर, ठीक है। तो आज हमारे पास में जो मुगल राजपूत संबंध है उसकी क्लास नंबर ये 2 है साथियों। राजस्थान के इतिहास की क्लास नंबर 69 है, 2-3 क्लासें और आएंगी। और मंडे से हमारा तय हुआ है कि हम लोग भूगोल पढ़ेंगे। सभी के लिए जरूरी सूचना कि कल से ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कल से ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश हमारी ये रहेगी कि राजव्यवस्था हम लोग एक सुबह एक बैच और शुरू करें एमसीक्यू वाला। मॉर्निंग की जो रखेंगे वो 8 बजे के आसपास रखेंगे अपन लोग, तो वो बैच एमसीक्यू बैच होगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट के लिए राजव्यवस्था हम लोग नोट्स में पढ़ चुके, अब प्रैक्टिस आप लोगों को आवश्यकता हो रहा है, तो वो प्लानिंग ये है कि शायद कल से ही हम उसकी शुरुआत कर दें। तो वही क्रम राजव्यवस्था हिस्ट्री जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं उसी क्रम से आगे लेके चलेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा करवाया जाए और इतना बढ़िया करवाया जाए कि आप लोग पूरी तरीके से आश्वस्त रहें और आप लोगों को एक अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस एक हाई लेवल का अच्छा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए। तो वो शायद हो सकता है कल से ही हम लोग प्लानिंग है कि 8 बजे कल से आपको क्लास मिले, तो 8 से 9:15 9:30 क्लास चलेगी। ये क्लास यथावत रहेगी, इसमें किसी प्रकार का भी चेंज नहीं होगा। ये समस्त नोट्स हैं आप लोगों को राजस्थान के ऐप पर फ्री स्टडी मटेरियल में उपलब्ध है, आप लोग वहां ई बुक के रूप में पढ़े। और आपको लगता है इनका प्रिंट आउट, तो आपको मालूम है कि जो प्रिंट आउट हम लोग भेज रहे हैं शानदार क्वालिटी के साथ भेज रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग मंगवाइए। ठीक है, इसमें कोई किसी प्रकार का कंप्रोमाइज मत कीजिए। आप लोग नोट्स आपके टेबल पे होने चाहिए, मेरा मानना है। और पहले आप चेक कीजिए ई बुक के रूप में, फिर मंगवाइए आप लोग, क्योंकि मुझे मालूम है कि विद्यार्थी के पास पहले से बहुत काफी विषय वस्तु है, पहले से ही उसके पास में विषय वस्तु की कोई कमी नहीं है साहब, उसके पास बहुत है। तो वो क्यों मंगवाए नोट्स, क्या जरूरत है उसको? तो वो समझाने के लिए मैंने समस्त नोट्स आप लोगों को डाल रखे हैं और काफी विद्यार्थी वहां से अध्ययन भी कर रहे हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजेस सुबह 8 बजे वाली क्लास में? आज करंट नहीं दे पाया किसी कारण से, वो आपको सुबह मिल जाएगी। हम लोग मानसिंह पढ़ चुके थे, है ना? यहां चलेंगे बीकानेर का रायसिंह। कोई सुझाव आप लोगों का मॉर्निंग वाली क्लास में? तो वो क्लास मुझे बता दें आप लोग। मेरा प्लानिंग ये है कि 7:45 8 बजे हम क्लास को शुरू करेंगे सुबह, ताकि क्लास लेके फिर आराम से ड्यूटी निकल जाऊं, ऑफिस निकल जाऊं। देखिए आप लोग, बीकानेर का रायसिंह और मुगल मुगल राजपूत संबंध में हम सहयोगात्मक संबंध पढ़ रहे हैं। पहले हम लोगों ने मानसिंह को पढ़ा, उसके बाद बीकानेर का रायसिंह। आपको मालूम है कि रायसिंह को मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है। मुगल साम्राज्य का स्तंभ जो कहलाता है वो रायसिंह कहलाता है। मैंने आप लोगों को नागौर दरबार पढ़ाया था 1570 का, तब मैंने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया था कि बीकानेर के राजा कल्याणमल हैं, वो कल्याणमल अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं। और न केवल अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं, बल्कि अपने 2 बेटे रायसिंह और पृथ्वीराज राठौड़ को मुगल सेवा में छोड़ के आ जाते हैं। ये जो रायसिंह है, जो मुगल साम्राज्य के स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो रायसिंह बीकानेर के रहने वाला था, पिता का नाम कल्याणमल था, और नागौर दरबार में अकबर की सेवा में चले गया, खूब सेवा की। और आपको यह भी मालूम है कि इन्हें जोधपुर का प्रशासक भी नियुक्त किया था। तो डेट इज क्लियर कि हम लोग बात करें कि आप लोगों के मानसिंह के बाद अगर मुगल दरबार में सबसे ज्यादा किसी का सम्मान था वो रायसिंह का था, और रायसिंह को एक उपाधि से नवाजा गया, वो है मुगल साम्राज्य का स्तंभ। ठीक है, जरा देखिए, पिता का नाम कल्याणमल, जुलाई 1541 में जन्म हुआ। पहले भी मैंने आपसे कहा है, करवाया है, महाराणा प्रताप से 1 साल छोटे थे। महाराणा प्रताप से 1 साल छोटे थे, यानी 1540 में महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ, तो 1541 में रायसिंह का जन्म हुआ, और 1541 में ही मारवाड़ के राव चंद्रसेन का जन्म हुआ। 1570 के नागौर दरबार में सेवा में चले गया और राजा बना 1574 में, और 1612 में बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हुई। यानी इनका जो परिचय है मैंने एक तरफ निकाला है, और यहां देखेंगे आप लोग
1570 के नागौर दरबार के समय राजा नहीं थे, इनके पिता कल्याणमल थे और कल्याणमल ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। ओके, आमिर के मान सिंह के बाद मुगल दरबार में सर्वाधिक सम्मान था। इन्हें अभी बताया था मैंने, मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है। अकबर ने इन्हें जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। मारवाड़ के शासक थे राव चंद्र सेन। राव चंद्र सेन के खिलाफ हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अटैक किया, वहां अधिकार किया और फिर मान सिंह को सॉरी आपके राय सिंह को वहां जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। राय सिंह ने देवड़ा सुल्तान को पराजित करके सिरोही पर मुगल अधिकार स्थापित किया। ये एक बहुत अच्छा बिंदु है, मैं पहले भी आप लोगों को कई बार इस पे मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं कि ये जो महाराणा प्रताप के सौतेले भाई है जिनका नाम जगमाल है, वो जगमाल अकबर की सेवा में जाते हैं और अकबर उन्हें सिरोही का आधा राज्य देता है। एक दिमाग में एक उलझन सी है कि सिरोही का आधा राज्य अकबर के पास गया कैसे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा आने वाले समय का कि बीकानेर का जो राय सिंह है, इसने ही सिरोही के शासक देवड़ा सुल्तान को पराजित करके उनसे सिरोही का आधा राज्य छीना और फिर वही आधा राज्य अकबर को दिया, अकबर ने जगमाल को दिया और फिर यही सिरोही के राजा देवड़ा सुल्तान ने जो जगमाल था उस जगमाल को 1583 में, ये ध्यान रखें आप लोग, दत्तानी के युद्ध में पराजित किया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेट का इश्यू है शायद, नेट का इश्यू रहेगा आज, पीछे से स्पीड कम आ रही है। तो इतना कुछ किया तो भाई उपहार इनको मिलना चाहिए। तो इनको मुगलों के द्वारा क्या क्या उपहार दिया गया वो भी आप ध्यान रखें। इन्हें बलूची विद्रोह दमन पर भटनेर दुर्ग उपहार में दिया। ये जो भटनेर दुर्ग था भाटियों का था, आपको मालूम है, और हनुमानगढ़ में है ये भटनेर दुर्ग, बाद में नाम इनका हनुमानगढ़ रखा गया। तो अहमदनगर विजय पर जूनागढ़ प्रदेश जागीर मिला। ये जूनागढ़ गुजरात वाला है, बीकानेर वाला मत कर देना आप लोग। तो जहांगीर ने इन्हें क्या दिया? जहांगीर ने इन्हें 5000 का मनसब प्रदान किया और दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। ये पांचों फैक्ट अच्छे हैं मुगल राजपूत संबंधों को देखते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कि बलूची विद्रोह दमन पर भटनेर दुर्ग है वो उपहार में दिया गया। कौन से विद्रोह के दमन में? अहमदनगर विजय पर इन्हें जूनागढ़ प्रदेश मिला और जहांगीर ने इन्हें राय सिंह को 5000 का मनसब देकर इन्हें सम्मानित किया और राय सिंह को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। ओके, चलिए। मुगल राजपूत प्रतिरोधात्मक संबंध, मुगल राजपूत प्रतिरोधात्मक संबंध, ये तो हमने देखे जो आपस में सहयोगात्मक संबंध थे। अब प्रतिरोधात्मक संबंध में कौन आएगा? देखिए आप लोग, यहां भी हम लोगों ने टुकड़े बांट दिए। आप देखेंगे वो ही हमने 3 टुकड़े किए हैं कि एक बाबर, जहां से मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, बाबर से लेकर अकबर से पूर्व तक का, बाबर से लिया और अकबर से पूर्व तक का। दूसरा हमने लिया अकबर से राजपूत प्रतिरोध और फिर अकबर से बाद के जो शासक हुए उनके साथ क्या हुए। तो आप लोगों के सामने 3 इंपॉर्टेंट आप लोगों को टुकड़े मैंने दिए हैं। मुगल राजपूत संबंध चाहे सहयोग के हो चाहे वियोग प्रतिरोधात्मक हो, कि एक हमने देखा बाबर से लेकर अकबर तक, एक हमने देखा खुद अकबर और एक देखा हमने अकबर के उपरांत यानी अकबर के बाद में। तो 3 टुकड़े आपके सामने हैं। देखिए राणा सांगा और मुगल, राणा सांगा और मुगल, खानवा का युद्ध हो जाएगा। फिर हमने देखा राव मालदेव और मुगल, ठीक है, हुमायूं वगैरह। फिर हमने अकबर था तो अकबर के समय किन किन ने विरोध किया, तो देखेंगे आप लोग, राव चंद्र सेन और अकबर मारवाड़ के थे, महाराणा उदय सिंह और अकबर, महाराणा प्रताप और अकबर, मोटराजा उदय सिंह और अकबर। क्लियर? तो यहां तक बहुत अच्छी तरीके क्लियर हुआ। राव चंद्रसेन अकबर, महाराणा उदय सिंह और अकबर, महाराणा प्रताप और अकबर, मोटराजा उदय सिंह और अकबर। यहां आप लोग, हाँ, मोटराजा उदय सिंह और अकबर, ये आप लोग करेंगे यहां पे। क्लियर? अब देखेंगे आप लोग अकबर के उपरांत मुगल राजपूत संबंध। भाई नेटवर्क में आज कुछ समस्या ही है क्लासों में, मुझे लगता है बहुत दिक्कत होगी, हमें क्लास आज ऑफ करनी पड़ेगी, जहां तक मुझे लग रहा है। स्पीड का बहुत ज्यादा इश्यू है। क्वालिटी कैसे आ रही है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्वालिटी कैसे आ रही है, क्वालिटी कैसे आ रही है, क्वालिटी कैसे आ रही है। मुझे लगता है हाँ दिक्कत है नेटवर्क में, पीछे से स्पीड कम आ रही है। अब अकबर के उपरांत अब जहांगीर ले दीजिए, फिर शाहजहां ले दीजिए, फिर औरंगजेब ले दीजिए कि जहांगीर के साथ क्या संबंध रहा, आप लोगों के शाहजहां के साथ क्या संबंध रहा,
औरंगजेब के साथ क्या संबंध रहा, ये अकबर के उपरांत जो संबंध रहे उन्हें हम लोग देख रहे हैं। तो जहांगीर और राजपूत, अब जहांगीर है वो अलग तरीके से शासन करेगा, तो अकबर के प्रति तो राजपूतों का विश्वास था, लेकिन जहांगीर है, ध्यान रखें, जहांगीर का राजपूतों पर अविश्वास हो गया। और फिर जहांगीर और मेवाड़, वो जाएगा मेवाड़ के मार्ग, जो अमर सिंह जी है वहां का शासक होंगे, कूटनीति से वो वहां खेत खलिहान में आग लगवाएंगे, मां बहनों को परेशान करेंगे, मजबूर करेंगे संधि करने के लिए, वो आप लोग यहां पढ़ेंगे। शाहजहां और राजपूत, शाहजहां और मेवाड़, समझ गए। इसके बाद औरंगजेब और राजपूत, धार्मिक कट्टरता थी, जजिया कर लगाया इन्होंने, महान कूटनीति है। औरंगजेब और मेवाड़, औरंगजेब और मेवाड़ राज सिंह आ जाएगा। औरंगजेब और मारवाड़ जसवंत सिंह, अजीत सिंह पढ़ेंगे। और औरंगजेब और बीकानेर ये पढ़ेंगे। क्लास अटक रही है क्या, मुझे बताएं आप कितनी अटक रही है, मुझे लगता है क्लास हो नहीं पाएगी आज। बहादुर शाह और राजपूत, बहादुर शाह और आमेर, बादशाह मोहम्मद शाह और निष्कर्ष। इस तरीके से ये मैंने आप लोगों को एक चार्ट दिया। आप सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करें कि क्लास सही नहीं चल रही क्या, हल्का, हाँ बताइए आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए सभी। कोई जरूर नहीं, हम लोग कल क्लास ले लेंगे, पीछे से कोई नेटवर्क की समस्या है। ये मैंने आप लोगों को एक ग्राफ समझाया था कि ये जो ग्राफ है वो मुगल राजपूत संबंधों को यहां से प्रारंभ होता है। सर क्लास अटक रही है, तो फिर सही चल रही है अटक रही है, मुझे ईमानदारी से बताएं आप लोग। अगर क्लास नहीं चल पा रही होगी तो अपन इस क्लास को खराब नहीं करेंगे। धुंधला दिखाई दे रहा है ना, धुंधला दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, बताइए ईमानदारी से बताइए। क्लास खराब नहीं करेगी क्योंकि क्लास हमेशा रहेगी आपके पास में, क्लास हमेशा आपके पास रहेगी। तो हमारे पास में क्लास कब रखें, जयसिंह राजपुरोहित से का भी जवाब आ रहा है, और हाँ सही नहीं है, ठीक है, ओके ठीक है। तो हम क्लास रोक रहे हैं एक बार, कभी कभी अटक रहे, फिर नहीं लेंगे हम लोग, नहीं लेंगे। तो मॉर्निंग में नेटवर्क की स्पीड हो सकता है रात को सही हो जाए, तो कोशिश ये रहेगी, मैं टेलीग्राम मैसेज डाल दूंगा कि 8 बजे हम लोग मुलाकात करेंगे राजस्थान के एमसीक्यू के साथ। ये क्लास यथावत रहेगी आप लोगों के, कंटिन्यू रखेंगे इसे, ठीक है। तो एक नई क्लास और शुरू कर रहा हूं मैं, 2 क्लास और शुरू करूंगा, एक शायद कल शुरू करेंगे, कल एक शुरू कर देंगे ना, मॉर्निंग में क्लास और शुरू हो जाएगी। चलिए धन्यवाद, शुभ रात्रि आप सभी को, माफी चाहता हूं।